त्रिभुज के सवाल कहीं फंसा ना दे हमें, त्रिभुज के सवाल कहीं फंसा ना दे हमें, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है थेल्स प्रमेय। वाह वाह, क्या बात है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थेल्स प्रमेय, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, ठीक है ना। तो इस प्रमेय को पढ़ने से पहले, परिभाषा हमने बोर्ड पे लिख दिया है। इस प्रमेय को पढ़ने से पहले, प्रूफ करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें पूछता हूं। क्या आपको ये बातें पता हैं? अगर ये बात आपको पता है तो आपको थेल्स प्रमेय कभी भी परेशान नहीं कर सकती है। आप थेल्स प्रमेय को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक बार आपको देखने की जरूरत है, ठीक ना। और अगर नहीं जानते हैं तो आप इसको देख लीजिए, मैं बता रहा हूं क्या, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी त्रिभुज ए बी सी है, यहाँ पे आपका कोई त्रिभुज ए बी सी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ए बी सी, और आपसे कहा जाए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो आपको पता होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, ठीक ना। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक ना। तो अगर मैं कहूं कि आधार मैं इसे ले रहा हूं तो ऊंचाई कहां से लेंगे? ऊंचाई कहां से लेंगे? आधार अगर मैं इसे ले रहा हूं तो ऊंचाई होगी इसके सामने वाला जो कोण बन रहा है वहां से हम एक लंब खींचेंगे, यानी ए बिंदु से एक लंब खींचेंगे इस बी सी पे, और इसको मान लीजिए कि हमने ए एम नाम रख दिया, यहाँ पे एम हो गया, ठीक। तो इस दशा में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो आपका 1/2 बी सी गुणे ए एम होगा। बात समझ में आई, ठीक ना। अगर मैं कहूं कि आधार आपको ये लेना है तो उस दशा में आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखिए आधार तो ये है, अब लंब कौन सा, यानी लंब कहां से खींचेंगे, ऊंचाई कौन सी होगी? तो इसके सामने वाला जो आपका कोण बन रहा है, यहाँ पे बी कोण है, यहां से हम एक लंब खींचेंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक ना, और इसका हमने नाम रख दिया एन। तो इस दशा में आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बी सी गुणे ए सी गुणे बी एन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अगर आप तीसरी बार इसको आधार लेते हैं तो यहां से लंब खींचेंगे, ठीक ना। क्लियर है? मजे की बात यह है कि आप ये वाला क्षेत्रफल निकालो और ये वाला क्षेत्रफल निकालो, दोनों का क्षेत्रफल जो होगा वो बराबर होगा। त्रिभुज एक ही है, ठीक ना। तो आप आधार इसको लो या फिर इसको लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो वही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल सेम होगा, ठीक ना। फिर अगर मान लीजिए कि अगर त्रिभुज आपका कहीं ऐसे दे दे, अधिक कोण त्रिभुज दे दे, उस दशा में आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ ले तो क्या बताएंगे आप? मान लीजिए आधार हमने फिर BC ले लिया, तो 1/2 तो हमें पता है और आधार हमें पता है BC। अब सवाल ये है कि ऊंचाई कहाँ से लें? इसके सामने वाला कोण तो ये है, कोण A है ना। तो यहां से अगर मैं लंब खींचना चाहता हूं इस भुजा पे तो कैसे खींच पाऊंगा? इधर तो लंब होगा नहीं, पता है ना। देखिए 90 अंश का लंब मतलब 90 अंश का कोण इस पे बनना चाहिए। तो अगर मैं यहां से खींचूं तो इधर तो 90 अंश, क्योंकि ये खुद ही 90 से बड़ा है। अगर आप इधर खींचोगे तो 90 से और बड़ा होता जाएगा कोण, है ना। ये ऐसे कोण मापते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे मापोगे तो अब देखो ध्यान से, ये वाला कोण तो बढ़ जाएगा, तो ये तो 90 होगा ही नहीं। इसका मतलब मुझे इधर नापना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस BC भुजा को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा कल्पना करके, और उसके बाद से यहाँ से A से एक लंब खींच लूंगा, ये वाला कोण 90 अंश हो जाएगा और इसे हमने एम नाम रख दिया। तो अब इस दशा में इस जो अधिक कोण है, अधिक कोण त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल जो होगा BC गुणे ए एम होगा, यहाँ पे ये वाला, ठीक ना, ये वाली ऊंचाई होगी। क्लियर है? इन दोनों बातों का इस प्रमेय को जब हम प्रूफ करेंगे तो उसका प्रयोग होने वाला है, ठीक। अब एक बात और मैं पूछता हूं, फिर हम इस प्रमेय को प्रूफ करेंगे, ठीक। देखिए अगर दो समांतर रेखाएं हैं, यहाँ पे मान लीजिए, ठीक। अगर मैं किसी एक समांतर रेखा में से एक मैं आधार काटता हूं AB, कोई छोटी सी एक भुजा काटता हूं, छोटी बड़ी कोई भी एक भुजा मैं यहाँ पे AB काटता हूं, ठीक। उसके बाद से मैं कहता हूं कि ये जो दूसरी रेखा है इस पर मैं कई ठो बिंदु ले रहा हूं, 1 2 3 4 5, जितनी भी बिंदु ले रहा हूं उतनी बिंदु ले रहा हूं, और क्या कर रहा हूं कि आधार यही रख रहा हूं और सब बिंदु पर मैं एक एक त्रिभुज बना रहा हूं, ठीक है। तो देखिए कैसे बना रहा हूं। पहला मैंने त्रिभुज बना लिया ऐसे, और ये C, ये D और ये E और ये F, ठीक है। तो सवाल यह है, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। फिर हमने पूछा कि A D और B का क्षेत्रफल क्या होगा। फिर हमने पूछा कि AE B का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिए कि अगर दो समांतर रेखाओं के बीच में अगर आधार सेम है तो अगर इस बिंदु पर जितने भी त्रिभुज बनेंगे
उन सब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो आपका बराबर होगा। ठीक है, ये आपकी प्रमेय है एक ठो कि अगर दो समांतर रेखाओं के बीच अगर आधार बराबर है तो बनने वाले त्रिभुज का सभी क्षेत्रफल बराबर होता है। ठीक ना, ये आपकी प्रमेय है। ये बात समझ में आ गई। और इसमें बहुत सारे त्रिभुज आपके बनाए जा सकते हैं और उन सब का क्षेत्रफल जो होगा बराबर होगा। क्लियर है? ठीक ना, अब इन सबको नोट कर लीजिए। ठीक, इतना। फिर में देखिए प्रमेय क्या बोल रही है उसको मैं बता रहा हूं। ठीक, देखिए आधारभूत अनुपातिक प्रमेय ये बोलती है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज हम बना दे रहे हैं, एक त्रिभुज ABC मान लीजिए कि हम एक बना रहे हैं। ये प्रमेय क्या कहती है उसको बता रहा हूँ, पहले प्रमेय समझ लीजिए ताकि प्रमेय याद भी हो जाए। कभी कभी बोर्ड में पूछ भी देता है ये प्रमेय। ठीक ना, तो ABC एक त्रिभुज है। ये प्रमेय क्या कहती है, ध्यान से देखिए। एक त्रिभुज, हमने एक त्रिभुज बना दिया कि एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा, इस भुजा के समांतर हमने एक सरल रेखा खींच दिया। चलो भाई मान लीजिए कि हमने एक ऐसे सीधी सरल रेखा खींच दिया, समांतर खींची गई सरल रेखा, इस भुजा के समांतर हमने एक सरल रेखा खींच दिया। अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, देखिए ये दो भुजाएं हैं, इसके समांतर खींचा गया तो ये दो भुजाएं हैं, अन्य दूसरी वाली भुजा, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों पे इसको काट रही है। ठीक है, तो हमने इसका नाम रख दिया E और F। प्रतिच्छेदित करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो जो ये वाले दो बिंदु हैं इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। समान अनुपात में, समान अनुपात में, समान अनुपात मतलब इसका अनुपात यानी AE बट्टे में EB। समान अनुपात का मतलब देखिए क्या होगा, AE बट्टे में EB बराबर AF बट्टे में FC। ठीक है ना, ये समान अनुपात का मतलब होता है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि आप ऊपर से ही लो, आप नीचे से भी ले सकते हो। कैसे, इसको मैं पलट दे रहा हूं। ठीक है, तो क्या मिलेगा, EB बट्टे में AE बराबर FC बट्टे में AF। ठीक ना, तो ये भी ट्रू होता है, लेकिन हम यहाँ पे जब प्रूफ करेंगे इसको तो इसी को लेकर प्रूफ करेंगे, ऊपर वाला। ठीक है, तो ये प्रमेय क्या कह रही है समझ में आ गया। ठीक, तो चलिए अब हम इस प्रमेय को प्रूफ करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो अब हम प्रमेय को प्रूफ करेंगे। मान लीजिए कि एक त्रिभुज है ABC, यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना देते हैं, जैसे किताब में दिया हुआ है बिल्कुल हम वैसे ही बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये एक त्रिभुज ABC है। ठीक, और इसके समांतर BC के समांतर हमने एक रेखा खींची हुई है यहाँ से ऐसे, और इस रेखा का नाम जो हमने DE। क्लियर है? ठीक, देखिए किसी भी प्रमेय को प्रूफ करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। ठीक है ना, पहला स्टेप जो होता है, जो आपकी प्रमेय में दिया होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, यानी पहला स्टेप होगा दिया है। दूसरा स्टेप होगा सिद्ध करना, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें कहाँ पहुँचना है। ठीक है ना, दूसरा स्टेप होगा। उसके बाद से जो आपका तीसरा स्टेप होगा वो होता है रचना। जब कभी भी जरूरत पड़ती है किसी प्रमेय को प्रूफ करने के लिए तो हम उसमें कुछ रचना करते हैं। ठीक ना, कुछ अपने मन से उसको बनाते हैं, कुछ अपने हिसाब से। ठीक, और जो आपका चौथा स्टेप होता है वो होता है उत्पत्ति। ठीक, तो हम सबसे पहले पहला स्टेप लिखेंगे। तो पहला स्टेप है आपका दिया है, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है सब लिख लेते हैं। तो क्या दिया था, दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में BC समांतर किसके है, DE, या DE समांतर BC, बात एक ही है। ठीक ना, त्रिभुज ABC में ये हमको दिया था कि अगर त्रिभुज ABC है तो BC के समांतर DE एक रेखा होगी, है ना। क्लियर है? उसके बाद से दूसरा स्टेप क्या है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है उसको लिखते हैं दूसरे नंबर पे। तो दूसरा नंबर लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या सिद्ध करना था हमें, सिद्ध करना है हमें कि अगर ये इस भुजा के समांतर अगर ये रेखा है तो इसका बटे इसका अनुपात इसके बटे इसके अनुपात के बराबर होगा। इसका मतलब AD बट्टे में DB, AD बट्टे में DB बराबर AE बट्टे में EC, है कि नहीं है। ठीक, ये हमें प्रूफ करना है। तीसरा नंबर जो है आपकी रचना होती है। तो इसमें रचना क्या करेंगे उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक ना, क्योंकि जब कभी भी आप क्वेश्चन लगाओगे तो उसमें रचना का
काम जरूर पड़ता है, ठीक ना। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है उसमें रचना करनी पड़ती है, और रचना को आपको अपने हिसाब से अपने दिमाग से सोचना पड़ता है कि क्या करें। इसलिए जो प्रमेय होती है इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक ना। रचना क्या करेंगे, देखिए रचना में हम ये कह रहे हैं कि भाई बी को ई से मिला दीजिए। क्यों मिलाएंगे, किस लिए हम मिला रहे हैं, उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे बी को ई से मिला दीजिए और डी को सी से मिला दीजिए। फिर एक काम कीजिए कि ए ई पे एक लंब डी से खींच लीजिए यहाँ से, यहाँ पे, और इसका नाम रख लीजिए जी पॉइंट का, और ई से ए डी पर एक लंब खींच लीजिए और इसका नाम रख लीजिए एफ, ठीक ना। बात समझ में आई। तो फिर हम रचना में क्या लिखेंगे, रचना में क्या किया है, बी को ई से तथा डी को सी से मिलाया। पहली रचना हमने क्या किया है, बी को ई से तथा डी को सी से मिलाया, डी को सी से मिलाया, सी से मिलाया। फिर उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर की रचना हमने क्या किया है, ए डी पर लंब हमने ई एफ खींचा है। तो ए डी पर लंब क्या है, ए डी पर लंब क्या है, ई एफ है, तथा ए ई पर लंब क्या है भाई, ए ई पर लंब क्या है, ए ई पर लंब डी जी है, ठीक। ए डी पे हमने लंब इतना खींचा, लिख लीजिए आगे, खींचा, ठीक ना। क्लियर है, रचना हो गई। अब जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अब जो है आपका चौथा नंबर है उपपत्ति। उपपत्ति, तो देखिए उपपत्ति कैसे करेंगे। उपपत्ति को कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उपपत्ति में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है और हमें क्या लाना है। तो हमें लाना क्या है, ए डी बट्टे में डी बी बराबर के इधर लाना है और बराबर को उधर ए ई बट्टे में ई सी लाना है। इसका मतलब ये हुआ ए डी बट्टे में डी बी, मतलब इस वाली भुजा का और इस वाली भुजा का काम पड़ने वाला है। सेम टू सेम ए ई और ई सी, इन दोनों भुजा का काम पड़ने वाला है। तो हम कुछ ऐसा करें, क्या करें, देखिए कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमें मिल जाए कहीं से। तो कब मिलेगी, जब हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक ना। अभी मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बताया। देखिए इस त्रिभुज का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूंगा ए डी ई का, इसको आधार मान करके, तो ए डी मिल जाएगी, है कि नहीं है। फिर मैं डी बी को आधार मान करके डी बी ई का क्षेत्रफल निकालूंगा, डी बी ई का क्षेत्रफल निकालूंगा तो भी हमको डी बी मिल जाएगी, और दोनों का भाग दे दूंगा तो ए डी बट्टे में डी बी मिल जाएगा। इसके आगे कुछ कम ज़्यादा मिलेगा, उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले तो हम ये सोचें कि इसका बट्टे इसका हम लाएंगे कैसे, ए डी बट्टे डी बी हम लाएंगे कैसे, ठीक ना। तो हम यहाँ पे उसी को कर रहे हैं, ठीक। देखिए तो हम क्या लिखेंगे, पहले त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालना है, ए डी ई का क्षेत्रफल। तो ए डी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, आधार किसको हम मान रहे हैं, ए डी को मान रहे हैं, ठीक ना। ए डी गुणे आधार ए डी, तो लंब आपका ई एफ हो जाएगा, ई एफ, ठीक। फिर हम डी बी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, त्रिभुज, फिर हम डी बी ई का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 डी बी गुणे डी बी। अगर ये है आपका आधार तो इसके सामने वाला कोण ये हुआ, यानी बिंदु ई है, तो इससे लंब का आपका क्या है, ई एफ है। तो ई एफ हमने यहाँ पे ऊंचाई लिख लिया। आपका डी बी ई का क्षेत्रफल इतना आ गया। अब हम एक काम करें, इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए और इसे समीकरण नंबर 2, और 1 और 2 को भाग दे दीजिए। समीकरण 1/2, समीकरण 1/2, ठीक। 1/2 क्यों करेंगे, क्योंकि ए डी बट्टे डी बी हमें लाना था। अगर मैं 1/2 ऊपर 1/2 इन दोनों से भाग दे दूंगा, 1/2 कैंसल आउट हो जाएगा, ई एफ और ई एफ कैंसल आउट हो जाएगा, ए डी बट्टे डी बी आ जाएगा, तो बराबर का इधर वाला आ जाएगा, तो बराबर का उधर वाले को हम सोचेंगे, ठीक ना। तो भाग दीजिए, तो आपका हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल
बट्टे में त्रिभुज DEB DBE का क्षेत्रफल बराबर, देखिए 1/2 से 1/2 कैंसल आउट हो जाएगा, EF से EF कैंसल आउट हो जाएगा, AD बट्टे DB, AD बट्टे में DB, समीकरण नंबर 3। ठीक है, क्लियर है। देखिए 1/2 से 1/2 कैंसल आउट हो जाएगा, मैं यहाँ से भाग दूंगा 1/2 से 1/2 कैंसल आउट, और EF से EF कैंसल आउट हो जाएगा, AD बट्टे DB आपको मिल जाएगा। ठीक है, बराबर का इधर वाला मिल गया। अब फिर हम क्या करेंगे, देखिए AE यहाँ पे है, तो AE को लेकर फिर एक बार ADE का क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक, फिर EC को लेकर फिर एक बार इसका क्षेत्रफल निकाल लें, काम बन जाएगा, दोनों आ जाएगा। ठीक ना, तो फिर हम दूसरी बार लिख रहे हैं क्या, देखिए ध्यान से, ADE का क्षेत्रफल, पुनः ADE का क्षेत्रफल, AD त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2। हम इसी को नहीं लिख देंगे, क्यों, क्योंकि अब हम आधार इसको मान रहे हैं। ठीक ना, क्यों, क्योंकि मुझे ये चाहिए, AE चाहिए भाई, तो मैं AE को लूंगा ना साथ में। ठीक है, जो मुझे चाहिए उसको तो मुझे साथ में लेना ही पड़ेगा। ठीक है ना, अगर मैं उसे लूंगा नहीं, छोड़ दूंगा, तो कैसे काम चलेगा। तो AE को मैं आधार मान रहा हूं, तो AE गुणे, अगर मैं AE को आधार मान रहा हूं तो लंब कौन सा हो जाएगा, DG हो जाएगा, DG हो गया। ठीक, समीकरण नंबर 4 कर लीजिए। ठीक, फिर अब EC चाहिए मुझे, तो EC को ले रहा हूं, EC को लेकर ECD का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। ठीक ना, क्योंकि ECD का क्षेत्रफल निकालूंगा तो लंब कॉमन हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा दोनों में। ठीक ना, तो फिर त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल, त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल ये कितना होगा, 1/2 EC गुणे DG। देखिए EC हो गया, और इसके सामने वाला कोण ये, और इससे खींचा गया लंब। ठीक ना, और फिर इसको समीकरण नंबर 5 बना दीजिए, तो समीकरण 4/5। ठीक ना, तो समीकरण 4/5 कीजिए, समीकरण 4/5, समीकरण 4/5। ठीक है, तो क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, ADE का क्षेत्रफल बटे EDC का क्षेत्रफल मिलेगा। यहाँ पे ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल, त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, देखिए 1/2 से 1/2 तो कैंसल आउट हो गया, DG से DG कैंसल आउट हो गया, AE और EC बचा, तो AE बट्टे में EC है कि नहीं। अब इसे समीकरण नंबर कर लीजिए 6। क्लियर है। ठीक ना, अब एक बात बता दो मुझे, किसी तरह से मुझे ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हो जाएगा। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से, देखिए मुझे इसको और इसको आपस में बराबर करना है, AD बटे DB और AE बटे EC को बराबर करना है। ठीक है, तो मैं क्या सोचूंगा कि किसी तरह ये वाला दोनों आपस में बराबर हो जाए तो ये वाला अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए कैसे इसको बराबर करेंगे। तो ऊपर देखिए ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल है कि नहीं है, ऊपर वाला तो बराबर हो गया, मुझे नीचे वाला किसी तरह से बराबर करना है, तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल और EDC का क्षेत्रफल बराबर कैसे होगा, ध्यान से देखिए, ये वाली रेखा के समांतर है ना, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के, इस वाली रेखा के ये वाली रेखा समांतर है ना, क्लियर है। अब देखिए अगर मैं इसको आधार लेकर इसका क्षेत्रफल निकालता हूं, देखिए ध्यान से कैसे मैं इसको, कैसे हम अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, DE को आधार लेकर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, और फिर क्या करूंगा, DE को आधार लेकर फिर इसी का क्षेत्रफल निकाल दूंगा, तो एक बार ये वाला क्षेत्रफल निकल गया और एक बार ये वाला क्षेत्रफल भाई आधार तो आप कुछ भी ले सकते हो, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वही तो मिलेगा। तो हमने इसको आधार लेकर के क्षेत्रफल निकाला और इसको आधार लेकर के क्षेत्रफल निकाला, तो अलग क्षेत्रफल निकलेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसका क्षेत्रफल और आपका कहाँ गया, इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर ही हो जाएगा,
क्यों बराबर होगा? क्योंकि अगर मैं आधार इसको लेकर एक बार इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूं, डी ई बी का क्षेत्रफल निकालता हूं, फिर डी सी ई का क्षेत्रफल निकालता हूं, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्योंकि अभी हमने बताया है कि दो समांतर रेखाओं में अगर आधार बराबर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर होता है उन दोनों का, है ना। तो यहां पे देख लेंगे, ठीक। यहां त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल। क्यों क्षेत्रफल बराबर है भाई? क्यों क्षेत्रफल बराबर है? लिखेंगे समांतर रेखा के बीच समान आधार पर बना कोण, समान आधार पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक ना। अब देख लीजिए, ये वाला आपके बराबर है, नीचे वाला आपके बराबर हो गया, तो ये और ये आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया, ठीक ना। तो अतः समीकरण 6 और समीकरण 5 आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? तो हम यहां पे लिख लेंगे कि ए डी बट्टे में डी बी बराबर ए ई बट्टे में ई सी। प्रूफ हो गया आपको, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। बात समझ में आ गई है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और इसके बाद से इस प्रमेय का 2 उप प्रमेय है, उसको भी मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। नोट कर लीजिए इसको। धन्यवाद।